हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो हमने लास्ट लेक्चर में समावयवता पढ़ ली थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं उपसहसंयोजन यौगिकों में आबंधन। किस तरीके से बंधन होता है, किस तरीके से बॉन्ड बनता है, उपसहसंयोजी बंध कैसे बनेगा, धातु और लिगेंड के बीच में किस तरीके से बंध बनता है। हालांकि जो ये आबंधन वाला पार्ट है ये आपने क्लास 11 में रासायनिक आबंध में भी अलग अलग प्रकार के बंध पढ़े थे, जिसमें आपने आयनिक, सहसंयोजी और वैद्युत संयोजी और आपने एक कोऑर्डिनेट ये उपसहसंयोजी बंध भी पढ़ा था। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। आज हम केवल उपसहसंयोजी बंध यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ा बहुत प्रकृति के बारे में वर्नर ने बता दिया था, जो हमने पिछले फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में पढ़ लिया था। ये देखिए, उपसहसंयोजन यौगिकों के आबंध की प्रकृति का वर्णन सबसे पहले वर्नर ने किया था, पर उसके बाद भी वर्नर इस सिद्धांत की बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं बता पाए। तो अगर बोर्ड के बच्चे हैं तो उनके लिए एक प्रश्न आएगा, वर्नर सिद्धांत की कमियां। तो यहां पर ये पॉइंट आ जाएंगे, वर्नर सिद्धांत की कमियां। ठीक है, वर्नर सिद्धांत क्यों फेल हुआ। तो यहां देखें, वर्नर ने क्या किया, कुछ तत्वों में उपसहसंयोजन यौगिक बनाने का विशिष्ट गुण ही पाया जाता है। मतलब कुछ ही तत्व क्यों उपसहसंयोजी यौगिक बनाते हैं, बाकी सब क्यों नहीं बना लेते। ठीक है, तो केवल कुछ ही तत्व बना सकते हैं, इसका जवाब वर्नर नहीं दे पाए। सेकंड, उपसहसंयोजन यौगिकों के आबंधों में दिशात्मक गुण क्यों पाए जाते हैं, इस सवाल का जवाब वो नहीं दे पाए। तीसरा, क्यों उपसहसंयोजन यौगिकों में विशिष्ट चुंबकीय तथा ध्रुवण घूर्णक गुण पाए जाते हैं। मतलब वो अनुचुंबकीय हैं या प्रतिचुंबकीय हैं, वो क्यों ऐसे घूर्णक गुण पाए जाते हैं, इन सब के बारे में वर्णन नहीं बता पाए। इन सब उपसहसंयोजक यौगिकों की प्रकृति को समझने के लिए अनेक तरीके की थ्योरीज आई गई। पहली थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता आबंध सिद्धांत VBT, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत CFT, लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत LFT, आणविक कक्षक सिद्धांत MOT। पर क्योंकि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, आपके सिलेबस में अभी सिर्फ VBT और CFT ही है। जब आप और डिटेल में जाएंगे, फ्यूचर में केमिस्ट्री पढ़ेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत डीप में जाके पढ़ेंगे, कॉलेज लेवल पे जब जाएंगे तब आपको LFT एंड MOT पढ़ना रहेगा। अभी सिर्फ हम VBT और CFT पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सिद्धांत आ गया संयोजकता आबंध सिद्धांत VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यहां पर आपने क्लास 11th में जो रासायनिक आबंध वाला चैप्टर था, वहां भी आपने थोड़ा सा VBT के बारे में पढ़ा था। वो थ्योरी ये बोलती थी कि जो कोई भी तत्व या परमाणु है, उसकी संयोजकता कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वही बंध में भाग लेते हैं, इसीलिए इसको संयोजकता आबंध थ्योरी कहते थे। ठीक है, अब देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार जो लिगेंड के प्रभाव में धातु परमाणु आयन अपने N-1D, NS, NP या NS, NP और ND कक्षकों का उपयोग संकरण के लिए कर सकता है। आप सभी को पता है कि उपसहसंयोजक यौगिक D ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं। D ब्लॉक के एलिमेंट्स का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होगा कि उनके बाहरी कोश के S और P में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि हम किसी की भी बात करें, स्कैंडियम की बात करें, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D1, 4S2, 4P0। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि N-1D में भी इलेक्ट्रॉन होता है, NS में होता है और NP में होता है। यानी कि अंदर वाले जो बाहरी कोश है यानी कि N कोश है, उससे एक कोश कम वाला D भी पार्टिसिपेट कर सकता है। या बाहरी कोश के S, P और D कक्षकों का उपयोग संकरण के लिए कर सकते हैं। संकरण आई थिंक आप सब बच्चों को पता होगा, क्लास 11th में आपने पढ़ा है। संकरण क्या होता है कि दो या दो से अधिक समान ऊर्जा वाले जो कक्षक होते हैं वो अपनी ऊर्जा को रीडिस्ट्रीब्यूट करके नए संकृत कक्षक बनाते हैं, जिनकी आकृति ऊर्जा सब सेम होती है, जिसकी वजह से सारे बंध समान बनते हैं। तो यहाँ पर संकरण बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं पता है तो प्लीज आप 11th की बुक खोलो, उसमें से रासायनिक आबंध चैप्टर में थोड़ा सा रिवाइज करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, जब वो संकरण करते हैं तो विभिन्न ज्यामिति बनती है, जैसे कि अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय, वर्ग समतलीय आदि के समकक्ष कक्षक उपलब्ध हो सके। संकृत कक्षक क्या काम आते हैं। अब पहले संकृत जो कक्षक होते हैं वो देखो, ये जो संकृत कक्षक हैं, ये जो संकृत कक्षक है उन लिगेंड कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को आबंधन के लिए इनको दान करते हैं। तो धातु का जो संकक्षक है,
धातु के कक्षक संकरण में जाते हैं, वो खाली होते हैं, जिनमें लीगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर उनको देते हैं। मतलब आपको याद रखना है कि धातु जो है वो बनाती है क्या, संकरित कक्षक। और जो धातु का संकरित कक्षक खाली होता है, ये धातु का संकरित कक्षक है, इसको लीगेंड अपना पूरा इलेक्ट्रॉन युग्म दे देगा इस तरीके से, ठीक है। और जो बंध बनेगा उसे ही हम उपसंयोजन बंध कहेंगे, ठीक है। अब किस किस प्रकार के संकरण है, ये टेबल आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। कक्षकों की संख्या तथा संकरणों का प्रकार। अगर समन्वय संख्या 4 है तो दो पॉसिबिलिटी है, sp3 संकरण हो सकता है या dsp2 संकरण हो सकता है। अगर sp3 संकरण है तो कक्षकों का जो आपकी इसकी ज्यामिति होगी वो चतुष्फलकी होगी, और अगर dsp2 है तो वर्ग समतलीय होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से देख लें कि अगर 4 है तो sp3 और ये चतुष्फलकी हो जाएगी, ठीक है। अगर 4 है dsp2 है तो ये वर्ग समतलीय हो जाएगी। अगर 5 है समन्वय संख्या, यानी कि 5 लिगेंड जुड़े हो, तो वहां पर sp3d संकरण होगा और वो त्रिकोणीय द्विपिरिमिडी होती है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता देती हूँ, चतुष्फलकी ऐसा होता है, ठीक है। वर्ग समतलीय ऐसा होता है, ठीक है। त्रिकोणीय द्विपिरिमिडी ऐसे त्रिकोण होता है, और उस पे दो पिरिमिडी ऐसे होता है, ठीक है। इस तरीके का बंध होता है। अष्टफलकीय इस तरीके के होते हैं 4, ये अष्टफलकी इस तरीके से अष्टफलकी होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर समन्वय संख्या 6 आ रही है तो 6 कहे तो sp3d2 अष्टफलकी होगा, या फिर d2 sp3 अष्टफलकी होगा। ये कैसे होंगे ये मैं भी आपको पढ़ाने वाली हूँ, आप लोग ध्यान से इस टेबल को याद कर लेना। अब बढ़ते हैं अपन, सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर संकुल के चुंबकीय व्यवहार से सामान्यतः ज्यामिति का अनुमान लगाया जा सकता है। चलिए देखिए, पहला एग्जाम्पल CONH3 होल 6 3+, प्रति चुंबकीय अष्टफलकीय संकुल, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने पहले ही सब बता दिया, पर ये कैसे आएगा मैं आपको सिखा दूंगी। प्रतिचुंबकी कैसे होगा, प्रतिचुंबकी वो होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन युग्म हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो। इसको ऐसे लिख लो, प्रतिचुंबकी वो होगा जहां सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तो उसकी प्रकृति क्या हो जाती है, प्रतिचुंबकीय। वो चुंबक की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है, उसे प्रतिचुंबकीय कहते हैं, ठीक है। अब ये देखा CONH3 होल 6 3+, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसे कोई एक संकुल दिया जाता है, आपको सबसे पहले जो आपकी धातु आयन है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी होती है। CONH3 होल 6 3+, जिन बच्चों को ऑक्सीकरण अवस्था नहीं निकालनी आती उनको मैं बता देती हूँ कैसे निकालते हैं। जैसे ये एक एग्जाम्पल दे रखा है आपको, CONH3 होल 6 3+, तो यहां पर आपको कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी है उसको लिखेंगे हम X प्लस अमोनिया। अमोनिया जो है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है, क्योंकि वो अपनी अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, वो किसी आयन की फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पर 6 है और 6 का ही ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 0, तो टोटल 0 हो ही जाएगा। और कोई लिगेंड नहीं है, बराबर जो बाहर संकुल के ऊपर +3 चार्ज है उसको इक्वल टू +3 कर देंगे। तो जब हम x का मान निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, +3। तो यहाँ कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, ठीक है। ये देखो इन्होंने लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो ये आपको ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेनी है, तो पहला काम है आपको ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करना। तो आपने ये देखा कोबाल्ट +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है। जब कोबाल्ट +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है तो देखिए अब यहाँ पर आ गया आपके पास कोबाल्ट +3। देखिए कोबाल्ट +3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपको कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आना चाहिए। हम लिखेंगे कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d7 4s2 4p0, ठीक है। 3d7
क्योंकि आयरन है 3d6 4s2, तो आयरन के बाद कोबाल्ट आ गया। अब ये एक नॉर्मल कोबाल्ट है, पर आपको उसमें से +3 निकाल देना है, 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करा देना है। जब आप 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कराओगे तो 2 तो 4s में से जाएंगे, तो 4s हो जाएगा 0, 4p पहले से ही 0 था, 3d में भी से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो 3d6। तो ये कोबाल्ट +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहां तक समझ में आ गया? मतलब कोबाल्ट के अंदर डी में जो 5 कक्षक होते हैं उन सब में कुल मिलाकर के 6 इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से कोबाल्ट में 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। और आपको 4s, ये 3d है, ये 4s है और ये 4p है। तो आपको क्या दिख रहा है? 3d में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 4। 4s आपको खाली दिख रहा है और 4p भी आपको खाली दिख रहा है। अब यहां क्या होता है, क्योंकि कोबाल्ट के साथ जो दूसरा लिगेंड है वो है अमोनिया। अमोनिया का काम है इलेक्ट्रॉन का युग्मन कराना। अमोनिया इलेक्ट्रॉन का युग्मन करा देगा, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उन सबको युग्मित कर देगा। तो यहां पर कहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? ये देखिए, ये 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो क्या करेगा ये कि इस इलेक्ट्रॉन को इसके साथ युग्मित करा देगा, ये इसको इसके साथ युग्मित करा देगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? देखो 3d के अंदर ये लिखिए 5, ये 4s खाली और ये 4p, ये 4s है और ये 4p है। जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन को युग्मित कराया तो क्या हुआ? पहले यहाँ पहले कक्षक में ऑलरेडी युग्मित इलेक्ट्रॉन था, ये इसके पास चला गया, मतलब सेकंड वाले में भी 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इसके पास चला गया, यानी कि 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कितने डी कक्षक खाली हुए? ध्यान से देखो, एक डी कक्षक यहाँ खाली हो गया है, 3d खाली हो गया, एक ये खाली हो गया, 4s खाली है और 3 4p खाली है। ठीक है, तो 3d के 2 है ना, तो 3d के 2, 4s का 1, तो d2, ये सब मिलकर के संकरण में चले जाएंगे। तो जब ये सब मिलकर संकरण में जाएंगे तो बताओ कौन सा संकरण होगा? D2sp3, 2d 1s और 3p, तो D2sp3 संकरण यहां होगा और ये आपके पास 6 नए संकृत कक्षक बन जाएंगे जो एकदम सेम होंगे। जो ये 6 नए संकृत कक्षक होंगे, अब D2sp3 6 नए संकृत कक्षक बना दो ऐसे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नए संकृत कक्षक बन गए। और ये जो पुराने हैं ये तीन संकृत कक्षक नहीं है, तो ये पहले से ही यहीं रहेंगे, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये 3d है और ये नए संकृत कक्षक बन गए D2sp3। ठीक है, अब जो लिगेंड आएगा, अब कौन सा लिगेंड आएगा? ये जो NH3 लिगेंड आएगा, ये अपने NH3 अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इनको इस तरीके से दे देगा और क्या बंध बना लेगा, और ये नए नए आपके कोऑर्डिनेट या उपसंयोजी बंध बना देगा। ठीक है, अब हम यहाँ बुक में चल के देखते हैं इस बात को। देखिए, जिसको नहीं समझ में आया दोबारा समझ ले कि आपको एक संकुल दिया जाएगा, आपको सबसे पहले जो आयन है, धातु आयन, उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। जब आपने शुरुआत में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा तो आपने क्या देखा? डी में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 ही युग्मित थे, बाकी सब सिंगल सिंगल थे। ठीक है, फिर आपने ये देखा कि जो संकृत कक्षक वो कैसे बनते हैं, यहां पर जो अमोनिया है वो इनकी युग्मन करा देता है। जब इनका युग्मन करा देते हैं तो यहाँ पर आपके पास जैसे ये युग्मित इलेक्ट्रॉन थे, फिर ये दोनों जुड़ करके युग्मित इलेक्ट्रॉन बन गए, फिर ये युग्मित इलेक्ट्रॉन बन गए। इसकी वजह से आपके पास 2d, ये जो 2d हैं ये खाली रह जाएंगे, वो 2d 1s और 3p D2sp3 संकरण में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये पहले से 3d में इलेक्ट्रॉन थे और ये नए संकृत कक्षक में 6 अमोनिया अणुओं से प्राप्त 6 इलेक्ट्रॉन युग्म इसके अंदर आ जाएंगे। क्या दिख रहा है आपको? सारे ही इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। जब सारे ही इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तो इसकी प्रकृति क्या हो जाती है? इसकी प्रकृति प्रतिचुंबकीय हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर लास्ट में जो लिखा है हम उसे ध्यान से पढ़ेंगे। और क्योंकि
एक खास बात मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि एक शब्द लिखा हुआ है ये आंतरिक कक्षक या निम्न प्रचक्रण संकुल। यहाँ पर जो डी के कक्षक थे वो देखो अंदर वाले डी है थे। अंदर वाले डी क्या होते हैं? 4s बाहरी कोश है, इसके अंदर वाला कोश यानी कि 3d। 4p के बाद भी 4d है, पर वो बाहर वाले नहीं, अंदर वाले इनर शेल के d ऑर्बिटल्स का यूज किया जा रहा है, इसलिए आंतरिक कक्षक निम्न प्रचक्रण संकुल भी इसे कहा जाता है। यहाँ आगे लिखा है, मैं आपको बताती हूँ। 6 अमोनिया अणुओं में से प्रत्येक का एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म 6 संकृत कक्षकों में स्थान ग्रहण करता है। इस प्रकार के संकुल की ज्यामिति अष्टफलकीय है। इसकी ज्यामिति कैसी हो गई? अष्टफलकीय है तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण यह प्रतिचुंबकीय है। यहाँ तक सबको बात समझ में आ गया? अब सबसे 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 काम की चीज वो देखिए, इस संकुल के निर्माण के लिए संकरण में आंतरिक कक्षक, आंतरिक डी कक्षक यानी कि 3d प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इस संकुल को आंतरिक कक्षक संकुल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या निम्न प्रचक्रण संकुल लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या प्रचक्रण युग्मित स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपके एग्जाम में 2 नंबर में या 4 नंबर में परिभाषाएं भी आती है कि आंतरिक कक्षक संकुल किसे कहते हैं। तो वे संकुल जिसमें इनर ऑर्बिटल यानी कि 3d के ऑर्बिटल्स यूज होते हैं वो आंतरिक प्रचक्रण संकुल कहलाते हैं। ठीक है, अब दूसरा एक और एग्जाम्पल जिसमें बाहर के डी यूज होंगे वो देखो, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर अनुचुंबकीय संकुल COF6 इसका संकरण sp3d2 के लिए बाह्य कक्षक प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इसे बाह्य कक्षक या उच्च प्रचक्रण या प्रचक्रण मुक्त संकुल कहलाते हैं। COF6 अब मैं ये आपको करके दिखाऊं क्योंकि हमने पहले भी खुद किया था। ठीक है, जैसा हमने इसको किया उसकी जगह हम COF6 करते हैं। आपको दिया है संकुल COF6 ब्रैकेट में 3 COF6 यहाँ पे सबसे पहले हम कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल देंगे। तो सबसे पहला काम है ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। तो हम सबसे पहले कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे। कोबाल्ट के लिए हम X लिखेंगे। फ्लोरीन, फ्लोरीन के ऊपर क्या है? 6 है और -3 के है। ठीक है, सॉरी 6 है और -1 के लिए है। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, इज इक्वल टू -3। जब आप x की वैल्यू सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू +3 आएगी। तो कोबाल्ट यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, वो आएगा, देखो अभी हमने ऊपर भी निकाला था। कोबाल्ट +3 में क्या है? 3d6 4s0 4p0, 3d6 4s0 4p0। डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 3d। फिर हम देखेंगे ये 4s खाली है और इधर 4p में भी 3 कक्षक खाली हैं। हमने एक चीज देखी थी, देखिए वापस, अमोनिया में उसने इलेक्ट्रॉन का युग्मन करा दिया था। अमोनिया इलेक्ट्रॉन का युग्मन करा देता है, पर यहां पर जो फ्लोरीन है F- इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करवाता। ठीक है, जब कहीं इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं हो रहा है तो 3d 4s 4p, इसके बाद एक 4d भी खाली पड़ा है इसके पास, तो यहां पर 4d भी खाली है, हम उसे थोड़ी ना भूल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर युग्मन नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? ये डी तो पूरी तरीके से भरा हुआ है, यहाँ कोई भी जगह खाली नहीं है, इसलिए ये संकरण में भाग नहीं लेगा। अब हमें 6 नए संकृत कक्षक चाहिए, तो हम क्या क्या लेंगे? एक 4s से लेंगे, एक 4p, 3 4p से ले लेंगे, 4 हो गए, और 2 यहां 4d से उठा लो, 2 यहां 4d से उठा लो। अगर ये सब संकरण में जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? sp3d2 संकरण। sp3d2 संकरण, क्योंकि यहाँ पर बाहर वाले यूज किए गए हैं, इसलिए देखो यहाँ लिखा हुआ है कि इसलिए इसे उच्च प्रचक्रण बाह्य 4d कक्षक प्रयुक्त हैं, इसलिए इसको
बाह्य कक्षक या उच्च प्रचक्रण संकुल भी कहा जाता है। तो यहां पर इसको कहेंगे हम बाह्य कक्षक या उच्च प्रचक्रण संकुल। ठीक है, और फ्लोरीन यहां पर आएंगे। अब फ्लोरीन आ गए, छह फ्लोरीन आएंगे और वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन युग्म कहां शिफ्ट कर देंगे, वो यहां पर इलेक्ट्रॉन युग्म ऐसे शिफ्ट कर देंगे और उपसह संयोजी बंध बना देंगे। अब आप बताइए इसकी प्रकृति क्या होगी। यहां पर ये 6 तो युग्मित इलेक्ट्रॉन है, पर यहां देखो ना 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी है। यहां पर 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, अनुचुंबकीय। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से यहाँ पर बंधन बना है। यहाँ पर देखो COF6 को पूरी तरीके से इन्होंने बता दिया। ये देखो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका अनुचुंबकीय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, अपन उसको पढ़ भी लेते हैं। COF6 बाह्य कक्षक के उच्च प्रचक्रण संकुल बनाएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं चतुष्फलकी। ये आपने अष्टफलकी के दोनों केस पढ़ लिए कि एक एक आंतरिक प्रचक्रण और एक बाह्य कक्षक, एक में आंतरिक कक्षक यूज होते हैं, एक में बाह्य कक्षक यूज होते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब अपन चतुष्फलकी भी देख लेते हैं। चतुष्फलकी संकुलों में S और P, एक S 3 P, sp3, और हमने 2 पढ़े थे, एक तो sp3 पढ़े थे और एक यहाँ देखो ये टेबल में देखो, ये चतुष्फलकी में एक तो sp3 था और एक dsp2 था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको sp3 का उदाहरण दिया हुआ है कि संकरण से 4 समतुल्य कक्षक बनते हैं जो चतुष्फलकी रूप से अभिविन्यासित होते हैं। जैसे NiCl4 2- के लिए नीचे दर्शाया गया है। यहाँ निकिल +2, पहला काम हमें ऑक्सीडेशन अवस्था निकालनी है। तो यहाँ देखो निकिल +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d8 है। इसकी योजना को यहाँ दिखाया गया है। देखो हमने जैसे अभी थोड़ी देर पहले साइड में किया था, आप पहले खुद करके देखना, नहीं समझ में आए देन बुक से देखना। तो निकिल में क्या हो गया, निकिल में 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो निकिल का क्या हो जाएगा 3d8। 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, ये 2 2 4 और 2 6 और 2 8। निकिल के साथ कौन है, निकिल के साथ क्लोरीन है। अब आप ये सोचोगे मैम आपने तो अमोनिया के साथ कहा कि अमोनिया युग्मित करा देता है, फ्लोरीन युग्मित नहीं कराता है। अब मुझे कैसे पता चले कि क्लोरीन युग्मित कराएगा या नहीं कराएगा। तो इसके लिए आपको एक पेज नंबर, ये वाला, यू हैव टू गो पेज नंबर 135, 135 पे यहाँ पर एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी हुई है, स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी। ये जो रासायनिक श्रेणी है, इन्हें इनके प्रबलता के क्रम में इनको यहाँ पर अरेंज किया हुआ है, अलग अलग लिगेंडों को। जो लिगेंड सबसे ज्यादा प्रबल होंगे ये युग्मन करा देंगे, ये इलेक्ट्रॉन की युग्मन करा देते हैं। इन जहां जहां अमोनिया, देखो अमोनिया था तो हमने इलेक्ट्रॉन का युग्मन करा दिया, CN था तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन करा दिया। जो पीछे हैं वो वीक फील्ड यानी कि कमजोर लिगेंड होते हैं, वो इतने प्रबल नहीं, वो दुर्बल लिगेंड होते हैं, वो पेयरिंग नहीं करा पाते। जैसे देखो अभी फ्लोरीन ने पेयरिंग नहीं कराई, अब आपको निकल के साथ क्लोरीन दिया, तो क्लोरीन पेयरिंग नहीं कराएगा, युग्मन नहीं कराएगा। तो देखो अपन देखते हैं, वापस से निकल पे आ जाते हैं। ये देखिए निकल के पास ये देखो 2 हैं, क्योंकि यहां पर Cl- है तो वो युग्मन नहीं करवाएगा। जब Cl युग्मन नहीं कराएगा तो ये वाले D कक्षक तो अवेलेबल ही नहीं होंगे संकरण में जाने के लिए। तो D में तो पूरे हैं, संकरण में कौन जाएंगे, 4 ही लोग जाने वाले हैं। कौन कौन से, S और 3p, ये सब संकरण में चले जाएंगे और 4 नए sp3 संकृत कक्षक बनाएंगे, जिनमें क्लोरीन अपने अपने युग्मित 4 इलेक्ट्रॉन युगल इनको दे देगा। ठीक है, और इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, देखो बताओ जल्दी से, प्रकृति क्या होगी। ये उच्च प्रचक्रण संकुल हो गया क्योंकि बाहर के कक्षक यूज हो रहे हैं, और देखो इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी प्रकृति प्रतिचुंबकीय हो जाएगी। है आसान, बहुत ही आसान है, आराम से करोगे तो सब होगा। ऑक्सीडेशन नंबर सही निकालना सीखोगे, और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत लिखा तो फिर कोई भी नहीं बचा पाएगा तुम। ठीक है, अब देखो अगला आया वर्ग समतलीय।
वर्ग समतलीय संकुल में DsP2 संकरण पाया जाता है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, NiCN4। CN याद करो कहाँ है, CN युग्मन कराएगा या नहीं कराएगा, वापस उस टेबल पे जाके देखो। देखो CN बहुत आगे है, CN देखो यहां पर दिख रहा है, तो CN तो भैया युग्मन करा देगा। चलो अपन को चल के देखते हैं। निकिल, NiCN4 में सबसे पहले निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे +2, और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया 3D8। देखो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि CN- क्या कराएगा, युग्मन करा देगा। तो ये युग्मन करेगा तो यहां पर क्या हो गया, डी के 5 कक्षकों में से 4 कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और एक डी बच जाएगा, एक डी खाली बच गया। ये देखो एक डी जो संकरण में चला जाएगा, ये डी एक एस और 2p, DsP2 संकरण वर्ग समतलीय बना लेगा। तो DsP2 संकरण में चला गया, वहां पर CN के 4 समूह से 4 इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाएंगे, इधर भी सारे युग्मित है, सब कोई युग्मित हो गया, तो प्रकृति क्या हो गई, प्रतिचुंबकीय। क्योंकि इसमें अंदर वाले डी कक्षक है, तो ये क्या हो गया, निम्न प्रचक्रण या आंतरिक कक्षक संकुल कहलाएगा। आई थिंक अब तो सबको आने लग गया होगा, थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, नहीं तो दोबारा जाके एक बार और आप रिपीट पे इसको देख लेना वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आखिरी में यही लिखा है कि प्रत्येक संकृत कक्षक एक साइनाइड आयन से इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त करता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होने के कारण ये इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, इसकी प्रकृति प्रतिचुंबकी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आपके पास जो है ये संकरण, मतलब किस तरीके से उपसंयोजी यौगिकों में कैसे कैसे आबंधन होता है, हमने थोड़ा सा ही पार्ट पढ़ा है पर बहुत अच्छे से इसको समझ लिया है। अब हम इसके आधार पर इनके चुंबकीय गुणों के बारे में पढ़ेंगे, पर वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप ये वाला पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो आप दोबारा कमेंट डालिए, मैं आपको उसी कंपाउंड को वापस से बताऊंगी कि वो कैसे बनेगा, कैसे उसकी बॉन्डिंग हुई, पूरा पूरा वीबीटी आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें पूछा जाता है कि कोई भी यौगिक का नाम दे दिया जाएगा, संकुल का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये आंतरिक कक्षक संकुल है, बाह्य कक्षक संकुल है, निम्न प्रचक्रण है, उच्च प्रचक्रण है, या इसकी प्रकृति चुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। सो प्लीज आप लोग ये जो आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज 135 नंबर पे मैंने पेज नंबर पे बताइए, ये सीरीज भी आप लोगों को याद कर लेना है। ये अगर सीरीज याद नहीं होगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन युग्मन करा रहा है कौन नहीं, तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत जरूरी है। तो प्लीज आप इसे पढ़िए, आज के लेक्चर को बहुत अच्छे से बार बार देखिए, और नहीं समझ में आए तो प्लीज कमेंट डालिए। ओके, थैंक यू।